पहलवानों का जंतर मंतर पर धरने का तीसरा दिन। विनेश बोली 1000 से ज्यादा लड़कियों का शोषण हुआ, 12 साल से देख रहे हैं अत्याचार। डिब्रूगढ़ जाएगी पंजाब पुलिस, अमृतपाल से करेगी पूछताछ, केंद्र को भेजे मददगारों के नाम। और शाइस्ता परवीन पर इनाम बढ़ाने की तैयारी, तलाश में कई जगह दबिश, प्रयागराज से होकर लेकर कौशाम्बी तक खोजबीन जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में सीएम योगी के दौरों की। सीएम योगी का आज 3 जिलों में दौरा है, चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी 3 जिलों में करेंगे चुनाव प्रचार। निकाय के लिए सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ में करेंगे रैलियां। भाजपा के निकाय उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 जिलों में रैलियां। 1:10 पर जीआईसी मैदान रायबरेली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं 1:15 बजे से 2 बजे तक जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:45 से 3:30 बजे तक रामलीला मैदान में जनसभा। रायबरेली, उन्नाव के साथ ही लखनऊ में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। मेयर, नगरपालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों और पार्षदों के लिए वोट मांगेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। सबसे पहले रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद उन्नाव में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। उसके बाद लखनऊ में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और मेयर प्रत्याशी पद की उम्मीदवार के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के दौरों को देखकर प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है। सीएम को धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक अमला पहले से ज्यादा सतर्क है। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं और कई चक्रों में सीएम की सुरक्षा की जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों ने संभाली हुई है। कल शाम से ही सुरक्षा को लेकर जिले के डीएम और एसपी कार्यक्रम स्थल का मुआयना कर चुके हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच सीएम की जनसभाएं आयोजित हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। अतीक अहमद शूटआउट के बाद सीएम की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। इसके अलावा सीएम को धमकी मिलने के बाद भी पुलिस प्रशासन खासा अलर्ट है और सीएम की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसके मद्देनजर बड़े अधिकारी जिले के खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस बल भी लगाया गया है। अगर रायबरेली की बात की जाए तो कांग्रेस का गढ़ कहे जाने रायबरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। सहारनपुर, कल सहारनपुर से निकाय चुनाव का आगाज करते हुए रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी थी और यहाँ भी पहली बार माफिया के खिलाफ शूटआउट के बाद पहली बार सार्वजनिक सभा में सीएम ने कहा था। और रायबरेली के साथ उन्नाव और लखनऊ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
लखनऊ में मेयर पद की प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित किए गए कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे बुद्धा पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इसके पहले रायबरेली और उन्नाव में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद वापस राजधानी लखनऊ में शाम 5 बजे के बाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम योगी आज 3 जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। और यूपी के बुलंदशहर से बड़ी खबर, कोल्ड स्टोरेज गिरने का मामला आ रहा है सामने। यूपी के बुलंदशहर से खबर, 55 घंटे के रेस्क्यू के बाद 2 शव निकाले गए। कड़ी मशक्कत के बाद निकाले गए दोनों शव। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस रेस्क्यू कर रही है। कोल्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर धंसने से फंस गए थे 4 मजदूर। 2 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया था। सिकंदराबाद के सनशाइन कोल्ड स्टोरेज का मामला, बुलंदशहर में कोल्ड स्टोरेज गिरने का मामला। पचपन घंटे के रेस्क्यू के बाद 2 शव निकाले गए थे और 2 लोगों को सकुशल निकाला गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, बड़ा हादसा हो गया, कोल्ड स्टोरेज धंस गया। जी देखिए, बिल्कुल त्रिपुद, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद में कोल्ड स्टोर का मामला है, जहां कोल्ड स्टोर में गाजर की लोडिंग के समय एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां के 6 मंजिला जो इमारत थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। उसको लेकर जनपद बुलंदशहर के जिस तरह सूचना मिली तो तमाम जनपद बुलंदशहर में आला अधिकारियों सहित हड़कंप मच गया और जनपद बुलंदशहर के डीएम, एसएसपी सहित स्थानीय विधायक लक्ष्मी राज सिंह मौके पर पहुंचे। वहां और करीब 55 घंटा से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। उसमें 4 मजदूर दबे हुए थे। 4 मजदूरों को हालांकि 21 घंटे के बाद 2 मजदूरों को पहले निकाल लिया गया था, जिनकी हालत सकुशल बताई जा रही थी, लेकिन 2 मजदूरों को लगातार एनडीआरएफ टीम और एसडीआरएफ टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही थी और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा था और कई थानों के पुलिस फोर्स भी वहां मौके पर मौजूद था। उसको लेकर लगातार 55 घंटे के बाद देर रात करीब 2 बजे उनके दोनों शवों को निकाल लिया गया है। शवों को निकालने के बाद उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और शवों को भेजने के बाद हालांकि जो जनपद बुलंदशहर के एसपी सिटी सुंदरनाथ तिवारी, उनका कहना यह है कि कोल्ड स्टोर संचालक जो मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि आखिरकार मुकदमा दर्ज होता है और जो व्यक्ति जो मजदूर मरे हैं उनके लिए सरकार के द्वारा या जो कोल्ड स्टोर मालिक है या स्थानीय विधायक है उन किस तरह का मुआवजा देते हैं, ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन अगर बात की जाए कोल्ड स्टोर की, तो कोल्ड स्टोर जो गाजर के लिए बनाया गया था, जो क्योंकि कोल्ड स्टोर मालिक के द्वारा गाजर विदेशों में सप्लाई की जाती थी और करोड़ों का कारोबार कोल्ड स्टोर मालिक के द्वारा किया जाता था। और एक बात और है इसमें अहम है कि 2014 में जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उन्होंने कोल्ड स्टोर का उद्घाटन भी किया था। उनके बाद से कोल्ड स्टोर लगातार चलाया जा रहा था और इससे जब से ही इसका जो व्यापार किया जा रहा था, जो इसमें गाजर से सिकंदराबाद क्षेत्र जो क्षेत्र है वो गाजर के लिए मशहूर है, उसमें लगातार गाजर भरी जाती थी और इसे विदेशों में सप्लाई किया जाता था। उसको लेकर देखिए बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्होंने काफी हंगामा किया था और हंगामा करने के बाद जो मजदूर लोग थे और जो वहां के जो परिवार के परिवर्तन जो लोग थे उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो उसकी दीवार पहले से ही कहीं ना कहीं चटकी हुई थी और उसके लिए उन्होंने पहले मजदूरों ने मना किया था कि कोल्ड स्टोर में ज्यादा लोडिंग नहीं की जाए। लोडिंग करने के बाद जो कोल्ड स्टोर संचालक है वो नहीं माना था। उसके बाद जिस तरह से जो
इमारत गिरी थी उसमें तमाम जो 6 मंजिल इमारत का बना हुआ कोल्ड स्टोर था वो गिरने से 4 मजदूर दबे थे, जिसमें 2 मजदूरों को 21 घंटे के बाद निकाल लिया गया था, जो जिनकी हालत अभी बिल्कुल ठीक बताई जा रही है। लेकिन 2 जो मजदूर थे वो 55 घंटे के बाद उनको निकाला गया, उनके शवों को, और सब निकलने के बाद जो उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि जो स्थानीय जो अधिकारी हैं और जो अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि कोल्ड स्टोर संचालक के खिलाफ FIR की जाएगी। अभी तक तो अनिल FIR की जाएगी, अभी की नहीं गई है FIR की। इतना बड़ा मामला, इतना बड़ी घटना, उसके बाद अभी भी अधिकारी कह रहे हैं की जाएगी। हाँ देखिए प्रबोध, बिल्कुल अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो देखिए एक बहुत बड़ा मामला है जो FIR करने की अधिकारी बात कर रहे हैं कि कोल्ड स्टोर संचालक के खिलाफ FIR की जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में संशय पैदा करता है, क्योंकि जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि मजदूर लोगों का तो कोई हिमाती नहीं होता है, क्योंकि ये भी जो अगर इतना भी जो मामला सामने आया, ये भी मीडिया ने जो मामले को लगातार हाईलाइट किया, लगातार खबरों को रोज प्रकाशित किया, उसके बाद ही तमाम प्रशासन वहाँ मौके पर पहुंचा। जो वहाँ के जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन्होंने भी जो स्थानीय प्रशासन भी आरोप लगाए थे शुरू में कि जो रात के 11 बजे की घटना थी, और 11 बजे की घटना के बाद जो प्रशासन करीब सुबह 7 बजे पहुंचा था। हालांकि रात की 11 बजे की घटना के बाद सुबह प्रशासन का पहुंचना वो भी कहीं ना कहीं एक लापरवाही सामने देखने को मिली है। तो उसके बाद लगातार मजदूरों ने हंगामा भी किया था। उसके बाद तमाम कई थानों के जब जनपद बुलंदशहर DM भी पहुंचे, SSP पहुंचे, और कई थानों का पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंचा है। स्थानीय विधायक लक्ष्मी राज सिंह वो भी मौके पर। देखिए और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो वहाँ के जो सांसद है जो महेश शर्मा, वो 36 घंटे बाद वहां पहुंचे लोगों को आश्वासन देने। ये एक हैरान करने की बात है कि 36 घंटे बाद जो स्थानीय सांसद है वो भी वहां पहुंचे सिर्फ आश्वासन देने। उन्होंने कहा है कि सरकार उनके साथ है, हम लोग उनके साथ है, लेकिन 36 घंटे से पहले उनका वहां ना आना ये भी एक अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता की बात है कि जो सरकार होते हुए भी एक क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना होती है। अनिल क्योंकि ये मजदूर थे जिन दबे कुचले समाज से आते हैं, इसलिए इनकी मौत पर किसी को इतनी ज़्यादा चिंता नहीं रही। यही कारण कि सांसद भी 36 घंटे बाद पहुंच रहे हैं, और रात की घटना में प्रशासन भी सुबह पहुंच रहा है। तो ये 9 साल में ही जो कोल्ड स्टोरेज तक ढह गया देखा जाए, तो इसका क्या अभी तक कुछ कारण साफ स्पष्ट नहीं हुआ, क्या कारण रहा? देखिए बिल्कुल अगर आप बात की जाए 9 साल में जिस तरह से कोल्ड स्टोर का ढहना, जो एक वहां बराबर में निर्माणाधीन कार्य भी चल रहा था, तो जो लोग जो स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना यह था कि जो उसकी जो कोल्ड स्टोर की जो दीवार थी वो पहले से ही चटकी हुई थी, और जो मजदूर थे उन्होंने कोल्ड स्टोर जो संचालक जो मालिक है उससे कहा था कि जो कोल्ड स्टोर में ज्यादा माल नहीं भरा जाएगा, क्योंकि जो दीवारें वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं देखिए जो कोल्ड स्टोर संचालक है वो कहीं ना कहीं लालच की भावना उन लोगों में जागृत होती है, क्योंकि जितना माल उसमें ज्यादा भरा जाएगा उतनी ही उनको आमदनी होगी। लेकिन उन्हें जो गरीब लोग हैं उनकी जान माल का कोई भी उन्हें अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि गरीबों की अहमियत कोई समझता ही नहीं है। इसलिए गरीब वर्ग के लिए लोगों के लिए कहीं ना कहीं लगातार प्रताड़ित कहीं ना कहीं किया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि मजदूर आदमी सिर्फ मजदूरी पे ही अपनी तैनात है। अब देखिए जो दो लोगों की जो मौत हुई है, आखिरकार उनकी जो परिवार के लोगों की जो भरपाई कौन करेगा, आखिरकार उनका जिम्मेदार कौन है कहीं ना कहीं। और अभी अगर पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो FIR अभी तक FIR भी ना होना, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। जी अनिल, वाकई बहुत ही बड़ी लापरवाही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये था हमारे संवाददाता अनिल मीणा जो बता रहे थे कि 36 घंटे बाद सांसद पहुंचे, उसके बाद रात की घटना और सुबह प्रशासन पहुंच रहा है, तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना है और बड़ी लापरवाही प्रशासन के सामने देखने को मिली है। सनशाइन कोल्ड स्टोरेज का मामला था ये। 55 घंटे बाद 2 शवों को निकाला गया, मजदूरों के 2 शव 21 घंटे बाद निकाल लिए गए थे। हालांकि 2 लोगों को निकाल लिया जिंदा। खबर राजधानी लखनऊ से है। CM योगी का आज 3 जिलों में चुनावी दौरा है। CM योगी का आज 3 जिलों में चुनावी दौरा। निकाय चुनाव के लिए CM योगी की ताबड़तोड़ रैलियां। रायबरेली, उन्नाव और लखनऊ में रैलियां। भाजपा के निकाय उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। दोपहर 1:10 पर GIC मैदान रायबरेली पहुंचेंगे CM योगी आदित्यनाथ। इसके बाद 1:15 बजे से 2 बजे तक GIC मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:45 बजे से 3:30 बजे तक रामलीला मैदान में जनसभा करेंगे। 3 जिलों में CM योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है।
निकाय चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। और इसी खबर पर ज़्यादा जानने के लिए हमारे संवाददाता पवन तिवारी राजधानी लखनऊ से जुड़ गए हैं। पवन, लखनऊ में सीएम योगी आज प्रचार करेंगे। हेलो पवन, आज सीएम योगी निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने आ रहे हैं राजधानी लखनऊ में। जी, आपको बता दें कि जो नगर निगम चुनाव है उसके लिए योगी आदित्यनाथ की जो जनसभाएं हैं 24 तारीख से शुरू हो गई। 24 तारीख को सहारनपुर से जनसभा की शुरुआत की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग सभी नगर निगमों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। उसको लेकर लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में एक जनसभा का आयोजन किया गया है। इसमें जो नगर निगम चुनाव को लेकर एक रथ बनाया गया है उसको झंडी दिखाकर योगी आदित्यनाथ उसको रवाना करेंगे। यहाँ लखनऊ में जनसभा के बाद उनका रायबरेली जाने का भी प्रोग्राम है। और कुल मिलाकर जो योगी आदित्यनाथ है उनकी ताबड़तोड़ जनसभाएं नगर निगम चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में जारी हैं। इसको लेकर आज राजधानी लखनऊ में जो एक रथ बनाया गया उसको आज झंडी दिखाने का उनका प्रोग्राम राजधानी लखनऊ के बुद्धेश्वर इलाके में है। यहाँ से वो लखनऊ के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। जी पवन, जिस तरह से प्रयागराज कांड के बाद सीएम की सुरक्षा बढ़ाई गई है, तो सुरक्षा व्यवस्था क्या है इस समय? प्रयागराज कांड के बाद लगातार सुरक्षा व्यवस्था उनकी बढ़ा दी गई है और उनको पहले से जो सुरक्षा दी गई लोगों को शामिल किया गया है। तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और उसमें कई स्तर का सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है और लगातार उनकी जो जनसभाएं हैं उसको देखते हुए उनकी सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। फिलहाल जो उनकी जनसभाएं हैं लगातार जारी हैं और वो नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार उनकी जनसभा चल रही है। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है और जहां पर उनकी जनसभा होती है पहले से ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाती है और डॉग स्क्वाड की टीम है वो भी वहां आके पहले मौके का निरीक्षण करती है। उसके बाद लगातार उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जो इजाफा किया गया है क्योंकि जो प्रयागराज कांड हुआ है ये इसको लेकर उनको जो अलकायदा की तरफ से धमकी भी मिली है और लगातार उनको धमकियां मिल रही है। अभी 23 तारीख को ही 112 नंबर पर कॉल करके एक अज्ञात युवक ने उनको जान से मारने की धमकी लखनऊ में दी थी, जिसको लेकर भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस तरह देखा जाए तो लगातार जिस तरह उनको धमकियां मिल रही हैं उसको लेकर उनकी सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा है। जी पवन, तो निश्चित तौर पर क्या मीडिया कर्मियों को क्या गाइडलाइन जारी की? क्या मीडिया कर्मी जा सकेंगे या बातचीत कर सकेंगे सीएम से, या रोक लगा दी गई है मीडिया पर? मीडिया कर्मियों को सीएम से जो है बात करना पहले भी अलाउ नहीं था। एक विशेष जैसे डीडी न्यूज या एएनआई के लोग ही उनके पास तक जाते थे और अब जो है जो और मीडिया कर्मी हैं उनको पहले से ही जो है दूर रखा जाता है सीएम से। और जब से वो प्रयागराज हुआ उसको लेकर फिर मीडिया कर्मियों को और जो मेन मीडिया कर्मी की ही बढ़ गई है क्योंकि मीडिया कर्मियों को अब संदेह की नजर से भी देखा जाने लगा है। अभी कल की ही बात है जब सपा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो वहां पर मीडिया को अंदर जाने को लेकर काफी मीडिया से झड़प भी हुई थी और मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया था। तो मिलाकर जो मीडिया कर्मी है जो प्रयागराज में जो घटना हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति में आ गए हैं और उसका खामियाजा मीडिया कर्मियों को लगातार मिल रहा है। अब सीएम योगी जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं जो मीडिया कर्मी है उनको उनके पास तक पहुंचना काफी दिक्कतों का काम है और उनके पास केवल डीडी न्यूज और एएनआई के जो प्रमुख चैनल हैं वही उनके पास तक पहुंच सकते हैं। बाकी जो मीडिया कर्मी उनको रोका गया है। जी पवन, कल सहारनपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह कहा था कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार यानी केंद्र, प्रदेश और पंचायत, तो जिस तरह उन्होंने कल कहा था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है तो निकाय चुनाव का मोर्चा देखा जाए तो योगी ने खुद संभाल लिया है। सीएम योगी ने लगातार जब से नगर निगम चुनाव की शुरुआत हुई थी तो उन्होंने उनका जो प्रोग्राम पहले से तय हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां नगर पंचायत के चुनाव है प्रमुख वहां पर उनकी जो जनसभा लगाई गई है और सीएम योगी ने खुद इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। पूरी तरीके से सीएम योगी नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए कड़ा परिश्रम कर रहे हैं और लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है, जैसे कल उन्होंने सहारनपुर जनसभा में कहा था कि जो डबल इंजन की सरकार है उससे लगातार विकास हो रहा है और जो ये तीसरी को नगर निगम चुनाव को तीसरी सरकार भी कहा जाता है और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वो बिल्कुल कमर कसकर तैयार हो चुके हैं। और उन्होंने साफ तौर से जो जनता है उसको कहा है कि जो अब डबल इंजन की सरकार के बाद अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने के लिए
जो जनता है वो भारतीय जनता पक्ष में वोट करे, जिससे कि जो विकास की जो गति है उसको और तीव्र किया जा सके। और लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम जयेश पाठक, केशव मौर्य और जो सिद्धार्थनाथ सिंह और जो भी वरिष्ठ मंत्री हैं, सबको लगाया गया है। वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ जी पवन में लगातार जी पवन नजर बनाए रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता पवन तिवारी जो बता रहे थे कि आज किस तरह सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है नगर निगम चुनाव के लिए, और तीसरे इंजन यानी कि पंचायत को भी जोड़ने की बात कल कही थी उन्होंने। इसी के तहत लगातार ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं उनकी प्रस्तावित हैं। और खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के धरने का तीसरा दिन। राजधानी दिल्ली से खबर, जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के धरने का तीसरा दिन। धरना प्रदर्शन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शुक्रवार को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया है। महिला पहलवानों की अर्जी सुनवाई के लिए ऐसी तैयार है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़े हैं। प्रवेश, तीसरा दिन है आज महिला पहलवानों का धरने पर बैठने का। जी बिल्कुल, पिछले 2 दिन से जंतर मंतर पर पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पुलिस की बात करें तो उन्होंने अब तक किसी भी प्रकार से कोई भी जो कंप्लेंट दर्ज नहीं की है और जिसकी शिकायत को लेकर पहलवान लगातार धरने पर बैठे हुए। हैरान करने वाली बात यह है कि जब जनवरी के माह में ये प्रदर्शन हुआ था तो पहलवानों ने साफ साफ राजनीतिक दलों को आने के मना कर दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने खुला निमंत्रण दे दिया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुछ ही देर बाद इस मामले की सुनवाई होने जा रही है। जी, ये महिला खिलाड़ियों ने क्या आरोप लगाया है? जी देखिए, उनका सीधा सीधा आरोप है कि जो ब्रजभूषण है, जो अध्यक्ष है, उन 7 महिलाओं का आरोप है कि उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया है। उनके साथ खेल के बहाने उनको जो है परेशान किया गया है और उसकी शिकायत वो लिखित में भी दे चुके हैं। एक उसके खिलाफ एक संघ भी बना था, लेकिन जांच की जो खुलासा है वो सार्वजनिक नहीं हुआ है, जिसको लेकर वो नाराज है और वो चाहते हैं कि इसकी सुनवाई दोबारा से हो और कम से कम ब्रजभूषण के खिलाफ जो है FIR दर्ज हो। जी प्रवेश, क्या कोई कुछ कार्रवाई का कुछ हो रहा है क्या ब्रजभूषण के खिलाफ? कुछ एक्शन लिया जा सकता है? जी देखिए, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। जब पहलवान इस समय काफी निराश है, हताश है, राजनीतिक दल को खुला निमंत्रण दे रहे हैं। कल कांग्रेस की नेता भी पहुंची थी वहां पे, डी डिसूजा। उन्होंने साक्षी मलिक को जब गले लगाया तो साक्षी मलिक खुलकर रोई और उन्होंने काफी कुछ कहा। उसके अलावा कल हमने देखा था कि बजरंग पुनिया ने साफ साफ ऐलान किया है कि जो खाप पंचायतें हैं या ये कहें कि राजनीतिक दल है वो खुलकर उनका समर्थन करें, वो ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। लेकिन अभी तक की बात करें तो खुलकर कोई भी कार्रवाई किसी प्रकार से नहीं हुई है। जी, ब्रजभूषण पर पहले भी मामले कई आ चुके हैं और इनके ऊपर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जी बिल्कुल, उनके ऊपर कई मामले पहले से भी दर्ज है और सबसे हैरानी की बात है कि जब किसी पे आरोप लगता है तो कम से कम वो एक नैतिकता के आधार पर उस पद को छोड़ देता है। लेकिन अभी तक ब्रजभूषण अपने पद पर बने हुए हैं और यही वजह है कि पहलवानों को ये बात नकार गुजार रही है। वो इस बात को लेकर खास से नाराज है। उनका एक बात साफ साफ कहना है कि उनको पद से हटाइए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके निष्पक्ष जांच कीजिए। जी
प्रवेश, निश्चित तौर पर देश विदेशों में भारत का नाम रोशन करने वाले सिर्फ पहलवान नहीं और भी जो खिलाड़ी हैं उन पर भी गलत असर पड़ेगा अगर कार्रवाई नहीं होती ब्रजभूषण पर, क्योंकि बड़ी तादाद है पहलवान, महिला पहलवानों की। एक आध पहलवानों ने आरोप नहीं लगाया है, बड़ी संख्या में महिला जो पहलवान है उन्होंने आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, उनकी संख्या 7 है और हैरान करने वाली बात यह है कि जो देश का नाम विश्व में नहीं पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं और सारे सम्मानित खिलाड़ी है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, कोई एथलीट मेडलिस्ट है, लेकिन उसके बावजूद उनको जंतर मंतर पर खुले में सोना पड़ रहा है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए उनको रोना पड़ रहा है। हैरान करने वाली बात है कि उनको साफ साफ एक बात समझ में आ रही है कि जब तक जनता और राजनीतिक पार्टी का साथ नहीं मिलेगा तो उनकी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। और इसी वजह से वो जंतर मंतर पर बार बार ऐलान कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां आए, जनता आए, खाप पंचायतें आए और उनके समर्थन में आकर इस मामले में जो है उनकी मदद करे ताकि निष्पक्ष जल्द से जल्द जांच हो सके और ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हो सके। जी प्रवेश, निश्चित तौर पर बड़ी बात है और बड़ी गंभीर घटना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता प्रवेश, तो बता रहे थे कि कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, लेकिन इनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन फिर भी ना तो कोई कार्रवाई हो रही है इनके ऊपर। तीसरा दिन है, देश के पहलवान, महिला पहलवान जो नाम रोशन करते हैं, और चलते सीधे तिरुवनंतपुरम, जहां पीएम मोदी बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, वंदे भारत की सौगात दे रहे हैं। इसको इस तरीके से डिजाइन किया, इसको इस तरीके से बनाया, इतनी खूबसूरती से इसके ऊपर काम किया गया कि इसका जो कीमत। बच्चों से बातचीत कर रहे हैं पीएम मोदी, वंदे भारत की सौगात भी दे रहे हैं और बच्चों के चेहरों में साफ तौर पर खुशी देखी जा सकती है कि देश का प्रधानमंत्री और कहीं ना कहीं उनका आइडियल नरेंद्र मोदी उनके सामने हैं, रूबरू हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो बड़ा बच्चों में एक अलग खुशी का माहौल है। और आपको बता दें, केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात पीएम मोदी दे रहे हैं। केरल के लिए बहुत बड़ी बात है। बच्चों ने देखिए किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन का स्केच बनाया हुआ है, पीएम मोदी देख रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं और बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और बच्चों ने बड़ी मेहनत से प्रधानमंत्री की तस्वीर भी बनाई है, छात्रा ने, उसको देख रहे हैं पीएम मोदी। और पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे केरल को। बच्चों से सवाल भी पूछ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनकी कला को देखकर प्रशंसा कर रहे हैं और इस तरीके से बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए पीएम मोदी खुद उनसे मिल रहे हैं और सराहना कर रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी को केरल आने की धमकी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो देख रहे हैं आप किस तरीके से बच्चों में उत्साह है और बच्चे खुलकर बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से। और पीएम मोदी केरल को कुछ ही देर में पहली वंदे भारत की सौगात देंगे। पीएम मोदी का प्रयास है कि वंदे भारत ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा हों। और खबर राजधानी दिल्ली से है, पीएफआई पर एक्शन, एनआईए की कई ठिकानों पर रेड। राजधानी दिल्ली से खबर आ रही है, पीएफआई पर एक्शन लिया गया है, एनआईए की कई ठिकानों पर रेड है। यूपी समेत कई राज्यों के 17 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। राजधानी दिल्ली से खबर, पीएफआई पर एनआईए का बड़ा एक्शन, 17 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। यूपी भी इसमें शामिल है और कई राज्य शामिल हैं। एनआईए के
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के 17 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी है। पीएफआई पर बड़ा एक्शन लिया गया है। 17 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी है। कई ठिकानों पर एनआईए ने रेड की है। उत्तर प्रदेश भी इनमें शामिल है। पीएफआई पर बड़ा एक्शन लिया गया है। सत्रह ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कार्रवाई की गई है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, पीएफआई पर एनआईए का एक्शन हुआ है। कई राज्यों में, यूपी समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। यूपी समेत कई राज्यों के 17 ठिकानों पर एनआईए की रेड पड़ी है। यूपी भी इसमें शामिल है रेड में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या चल रहा है इस समय छापेमारी में? संपर्क नहीं हो पा रहा प्रवीण से। हमारा संवाददाता दिल्ली से प्रवीण गुप्ता थे। तो आपको बता दें कि यूपी समेत कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी है। पीएफआई पर बड़ा एक्शन लिया गया है और 17 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली गई है। और प्रवीण गुप्ता हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। प्रवीण, छापेमारी अभी जारी है? जी, अभी छापेमारी चालू है। अभी छापेमारी एकदम जारी है और एनआईए की जो टीम है, जो एजेंसी है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और सभी ठिकानों पर जो छापेमारी का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से चल रहा है। और कुछ जगहों के तो आदेश कुर्की के भी हो रखे हैं, तो इसलिए छापेमारी अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। यूपी के 17 जिलों के अंदर छापेमारी अभी चालू है। जी, कई राज्यों में छापेमारी है या सिर्फ यूपी में ही है? जी नहीं, मैं बता दूं आपको, यूपी के अलावा भी कई राज्यों के अंदर ही है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी है और आपका पंजाब के अंदर भी है और बहुत से राज्य हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। अभी तक क्या कुछ निकल के आया है सामने? प्रवेश, जी, इनके जो आदेश हैं, मैं आपको बता दूं, इनके जो एनआईए के जो आदेश हैं वो, जी मैं बता दूं आपको, इनके जो आदेश हुए हैं वो आदेश ये हुए हैं कि अगर एनआईए की टीम ने जो भी मामला पूरा समेट के रखा है, उन मामलों पे जो सबूत मिले हैं, उन सबूतों के आधार पर जगह जगह छापेमारी के साथ साथ कुर्की के आदेश तक कर दिए हैं। जहां जहां इनको लगा है कि ये गैर जिम्मेदाराना संपत्ति है और इनका कोई मालिक नहीं है या फिर किसी दूसरे के नाम से संपत्ति ली गई है, तो वहां पे कुर्की के आदेश भी किए गए हैं। जी, क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी हुई है क्या प्रवीण? जी, अभी किसी की गिरफ्तारी का मामला कोई सामने नहीं आया है। सभी लोग जिन जिन के कुर्की के आदेश हुए हैं वो सिर्फ इसी जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस छापेमारी को रोका जा सके। जी प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता जो बता रहे हैं कि एक साथ यूपी के साथ ही कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई है। जो संपत्तियाँ अवैध कब्जा हो या बेनामी हो या उनका कोई मालिक ना हो, उनको कुर्की तक के आदेश दिए गए कि संपत्ति कुर्क कर दी जाए। और खबर यूपी के प्रयागराज से है। अतीक और अशरफ के मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर प्रयागराज से। बता दें आपको, यूपी के प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या से जुड़ी खबर। शूटर सनी को जितेंद्र नेगी ने पिस्टल दी थी
जितेंद्र ने टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए पिस्टल दी थी। जिगाना पिस्टल टिल्लू को मारने के लिए दी थी। 50,000 रुपए और 50 कारतूस भी दिए थे जितेंद्र ने। जितेंद्र की हत्या होने के बाद सनी फरार हो गया था। शूटर सनी जिगाना पिस्टल लेकर फरार हुआ था। एसआईटी की पूछताछ में सनी ने खुलासा किया है इस बात का। अतीक अहमद और अशरफ से मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर। जितेंद्र गोगी ने पिस्टल दी थी शूटर सनी को, ये खुलासा पूछताछ में किया है। टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए पिस्टल दी थी। 50,000 रुपए और कारतूस भी दिए थे। मतलब कोई चूक ना रह जाए, 50 कारतूस का बैकअप भी दिया था। अतीक और अशरफ मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस जल्द दाखिल करेगी हत्याकांड का आरोप पत्र। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस जल्द ही दाखिल करेगी हत्याकांड का आरोप पत्र। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। जल्द ही पुलिस हत्याकांड का आरोप पत्र दाखिल करेगी। मुकदमे की विवेचना एसआईटी ने तेज की। मई में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर सकती है एसआईटी। एसआईटी ने मुकदमे की विवेचना तेज कर दी है और अगले महीने मई में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है एसआईटी के द्वारा। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। पुलिस जल्द दाखिल करेगी हत्याकांड का आरोप पत्र। और खबर प्रयागराज से है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। प्रयागराज से इस समय आ रही है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अतीक के वकील दौलत हनीफ से पूछताछ की तैयारी। दौलत को पुलिस कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी। वकील ने अपने मोबाइल से उमेश पाल की फोटो भेजी थी। उमेश पाल की कई फोटो असद के मोबाइल पर भेजी थी। दौलत हनीफ उम्र कैद की सजा में नैनी जेल में बंद है। उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़े हैं। राहुल, बड़ी घटनाएं खुलकर सामने आई हैं। पिस्टल देने वाले का नाम भी आ गया, जितेंद्र गोगी का, और वकील को रिमांड में लेने की तैयारी है। जी आप बता दें, उमेश पाल हत्याकांड जब से होने के बाद अतीक और अशरफ का पूरा परिवार कहे शक के घेरे में नहीं, यकीन हो चुका है। क्योंकि पहले जांच पड़ताल के बाद एसआईटी भी जांच कर रही है इसका और एसटीएफ भी जांच कर रही है। तो वकील जो हनीफ बताया जाए, जो वकील था, उसने क्या किया था कि सबसे पहले कि जो उमेश पाल की फोटो जो थी कई बार असद के और अतीक के मोबाइल फोन पे भेजा था, तो कहीं न कहीं शक के घेरे में था, जिसकी सजा उसे आजीवन कारावास का मिल चुका है, नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। पर अभी जो जांच पड़ताल से बता दें, जांच पड़ताल में बरी नहीं हुआ है, जांच पड़ताल हो रहा है। और उसके बाद अतीक
और असद की हत्या होती है तो जितेंद्र गोगी का बताया गया कि जितेंद्र गोगी जो है उसने जो पिस्टल दिया था मारने के लिए किसी और के लिए, और मार दिया इसे, और खत्म होने के बाद ये पिस्टल का 50 कारतूस 50,000 रुपए नगद लेकर के ये कार्रवाई करी अतीक और अशरफ के ऊपर। ये सवाल अभी एसआईटी ने कहीं न कहीं से निकाली है, इनसे ढूंढ के निकाला है और रिमांड की मांग है। पूरी हो जाने के बाद ये खुलासा अब आया है, क्योंकि 4 दिन रिमांड के बाद ये खुलासा हुआ है। अब उसके बाद ये देखा जाता है कि अब आगे क्या कार्रवाई होती है, कि रिमांड और ही मांग सकती है कि नहीं मांग सकती है। और ये कहा जा रहा है कि इन्हें अब इनकी जो चार्जशीट है वो कोर्ट में पेश करके इनकी वो जो सजा रहेगी वो सजा दिलवाने की कार्य करेगी। और प्रशासन जो है वो अतीक और अशरफ से जुड़ी जितने भी केसेस हैं, चाहे जितने गुर्गे हों, सब पे ताबड़तोड़ ढूंढने में लगी है, ढूंढ लेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसके बाद जैसे उनके वकील के ऊपर कार्रवाई हुई है तो गुड्डू और शाइस्ता के ऊपर भी शिकंजा कसा गया है। वो मेन वारंट है, जो मेन गुर्गा है गुड्डू बमबाज, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं राहुल बात हो रही है, राहुल बात ये हो रही है कि जिगाना पिस्टल जो बहुत सेंसिटिव है और भारत में नहीं मिलती है, तो ये जितेंद्र गोगी के पास होना भी कुछ ना कुछ एंगल आ रहा है कि जितेंद्र गोगी के पास पिस्टल कहां से आ गई, इसके भी कनेक्शन है क्या? और ये जितेंद्र गोगी है कौन? जितेंद्र गोगी एक अपने जैसे विकास दुबे अपने क्षेत्र में अपना एक बनाया था, एरिया बनाया था, उस एरिया में गुंडागर्दी करता था। जितेंद्र गोगी भी एक तरह से माफिया कहें वो भी था। और कहीं ना कहीं बता दें कि जितने माफिया गुंडा थे वो अतीक से जुड़े थे, अतीक और अशरफ से जुड़े हुए थे। तो हो सकता है अभी पुलिस खुलासा नहीं कर रही है, जो एसआईटी टीम है अभी बता नहीं रही है कि जितेंद्र गोगी का मेन रोल क्या था। जो पिस्टल आई वो पिस्टल कहां से आई, कैसे आई, क्योंकि ये पिस्टल है उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे इंडिया के अंदर अलाउ नहीं है कि इस पिस्टल को यहाँ आ जाए। पर लेकिन इनके पास कहां से आया, और आया तो सनी इतना बड़ा अपराधी को या कहें इतना बड़ा माफिया को जो शेर अतीक के नाम से जाया करता था वो, और उसके उसे मारा क्या कारण था। अभी जो एसआईटी है वो इनके ऊपर जो शिकंजा कसते पूछताछ में निकाल लेगी, लेकिन अभी तो कुछ बताया नहीं है। बताने के अब जो कोर्ट में पेश करेंगे, जो चार्जशीट जाएगी और उसके बाद इनकी जो जितनी कमियां थी वो कोर्ट में पेश होगी, तब उसके इंतजार से इन्हें सजा मिलेगी, मालूम चलेगा। जी राहुल, मई में रिपोर्ट पेश करने की बात हो रही है, तो क्या तारीख है, क्या मई में शुरुआत में या आखिरी में, कब तक रिपोर्ट दाखिल कर देगी एसआईटी? जी एसआईटी अभी बताया जा रहा है 2 से 3 तारीख तक इनके जो लमसम ये बताया जा रहा है, क्योंकि सूचना पहले था कि मीडिया को एक तरह से अपना मानते थे। जब से इन तीनों सूत्रों ने इतना बड़ा कार्रवाई किया, अतीक और अशरफ को मीडिया बन के मैं तब से कुछ बताना नहीं चाहते, पर लेकिन हाँ ये है 2 से 3 सूत्रों की माने कि 2 से 3 तारीख तक जिसे दे देंगे। देने के बाद अब इनकी जो सजा है जो होगी कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट क्या करेगी। और ये भी हो सकता है कि प्रतापगढ़ जेल रहे, कि प्रतापगढ़ जेल से और कहीं जाए, ये इसी का विषय है, ये भी विषय है। क्योंकि नैनी रखेंगे नहीं, नैनी में कहीं ना कहीं नैनी में जो मामला है, नैनी में अतीक के गुर्गे और अतीक के दोनों लड़के भी नैनी सेंट्रल जेल में है, और प्रतापगढ़ में कहीं ना कहीं उसके गुर्गे हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें शिफ्ट भी करेंगे और सजा के बाद। जी राहुल, पहला सवाल तो ये कि टिल्लू ताजपुरिया कौन है जिसको जितेंद्र गोगी मरवाना चाहता था, जैसा कि सामने आ रहा है। दूसरा कि जिस तरह से 50 कारतूस दिए पिस्टल में, 8 या 6 या 8 मैगजीन में होते, पर्याप्त होता किसी को मारने के लिए, लेकिन 50 कारतूस का बैकअप, ये कुछ इशारा कर रहा है। जी आपसे बता दें कि जिनकी दोनों टिल्लू गाजीपुर था, दोनों का आपस का विवाद था। कहीं ना कहीं इनकी वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व ये चाहते थे कि हम भी गुंडा माफिया बने, जैसे गुंडा माफिया पहले अतीक था, अतीक को देख करके सब चाहते थे गुंडा माफिया बने। और सुर्खियों में अभी जब उमेश पाल हत्याकांड हुई, उसके बाद असद का हुआ, तो कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर रहा था अतीक बटोर रहा था। तो ये अभी जो पुलिस बता रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि हम भी अतीक की तरह बने बदमाश और हमारा नाम हो, नेशनल लेवल पे जाए, इसी के लिए मारा। और प्लस उसके बाद जो इनके पास 50 कारतूस आई,
तो ये जानते थे कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वहां पे लगी है, चारों तरफ से छावनी बनाई हुई है, अगर बच गए तो कम पड़ गई गोली, अगर बचेगा अतीक तो मार दिया जाएगा। तो इसीलिए हो सकता है इसी विषय में, इसी कारण बस मैंने 50 कारतूस और वो पिस्टल दी। पिस्टल कैसे आई ये तो जांच का विषय है, जांच कर रही है एसआईटी, इसकी पिस्टल की भी जांच कर रही है कि पिस्टल कहां से आई, कैसे मिले। और सबसे महत्वपूर्ण बात है इन तीनों की जो शाखा, जो तीनों अलग अलग जगह के हैं और तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तीनों एक साथ आकर के प्रयागराज होटल में रहते हैं। होटल में रहने के बाद ये निर्भीक होकर के गोली चलाते हैं और जय सिया राम का नारा बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दा तो बनता ही है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो प्रशासन और शासन भी है। प्रशासन के ऊपर आपने देखा है एसआईटी आते ही कार्रवाई करी है। 5 पहले पुलिसकर्मी को, 17 पहले सेक्टर सही 17 पुलिसकर्मी को हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं आपसे बता दें कि वर्चस्व की लड़ाई बताई जा रही है, कि वर्चस्व की लड़ाई थी कि मैं बड़ा कि तू बड़ा, तू उससे बड़ा गुंडा मैं बनूंगा, इसी करके लड़ाई राहुल दिखा रही है। लेकिन अब जब राहुल जो तीनों शूटर्स पकड़े गए, जैसा आपने भी कहा कि टिल्लू ताजपुरिया, जितेंद्र गोगी, सब माफिया डॉन बनना चाहते हैं। यही हाल ये 22-24 साल के लड़के शूटर्स जो हैं डॉन बनना चाहते थे, बयान में इन्होंने कहा। वहीं देखा जाए गुड्डू मुस्लिम, वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं एंगल से सामने आया कि खुद डॉन बनना चाहता था। तो क्या परिपाटी चल रही, क्या ट्रेंड हो गया, क्या डॉन, मैं माफिया बनूं, मैं डॉन बनूं, ये क्या हो रहा है? जी, उत्तर प्रदेश हम तो नहीं, ये जनता जनार्दन करती है। और ये भी आप ये किसी टाइम में ये था कि उत्तर प्रदेश में एक बदमाश मारा जाया करता तो 4 बदमाश पैदा हुआ करते थे। और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं गुंडा राज का जो वर्चस्व था वो बढ़ा था। ट्रेन जाया करती है, एक ट्रेन बनारस से बनारस की जाया करती है, प्रयागराज टू बनारस। वो ट्रेन जो है वो जो ट्रेन जाया करती थी 6 घंटे 7 घंटे लगती थी। आज वो कहीं ना कहीं जब चाहते थे तब रोक लेते थे, गुंडा माफिया का राज चलता था। और आज क्या था, आज का टाइम थोड़ा बदलता, डिजिटल इंडिया जो कहते हैं, डिजिटल इंडिया के हिसाब से टाइम बदलता गया। और लेकिन आदमी की जो सोच थी, जो इन गुंडों माफियाओं की जो सोच थी वो नहीं बदली। क्योंकि आए दिन जैसे हम कहीं और न जाए, प्रयागराज की बताएं, प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड हुआ। एक विधायक, वो क्षेत्रीय विधायक था, उसका अगर हत्या होती है, खुलेआम हत्या हो जाती है और कुछ नहीं होता, जो मारने वाले होते हैं उन्हें क्या होता है, वो पकड़े जाते हैं, फिर छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो यही सोचे थे कि अन्य सरकारों में जैसे हुआ करता था, अन्य सरकार जो करती थी बाहुबलियों के संरक्षण देती थी, कि बाहुबलियों के संरक्षण में काम हो जाया करता था। लेकिन ये सरकार जब से आई है तब से अपनी तरीके से काम कर रही है। इनका कहना है, सरकार का मंशा है कि 0 टॉलरेंस में काम हो, जो जितने प्रशासनिक अमला है वो काम करे। पहले पुलिस क्या करती थी, खाकी और खादी इनका सपोर्ट करती थी, खाकी खादी सपोर्ट करती थी। लेकिन आज खाकी क्या है, सिर्फ खाकी वाला काम कर रही है, खादी की नहीं सुनवाई हो रही है, क्योंकि जो गलत है तो गलत है। तो यही सोच करके इन्होंने सोचा होगा कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा, वर्चस्व हो जाएगा। तो अतीक कहें या विकास दुबे कहें, या तो कई ऐसे माफिया हैं यहाँ पर, अपने क्षेत्रीय माफिया थे जिनका वर्चस्व था, वो विधायक हो जाया करते थे, वर्चस्व की लड़ाई में विधायक हुए, सांसद हुए। तो इसी को देख करके हो सकता है ये भी सोचे होंगे कि हम ऐसा काम कार्य करेंगे तो हम भी विधायक हो, सांसद बन जाएंगे, पैसे वाले बन जाएंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि सबका टाइम आता है, टाइम इनका भी आया, टाइम बदल गया। बदलने के बाद आज अतीक का अतीत रह गया है और उसकी जांच पड़ताल हो रही है। गुड्डू माफिया भी यही सोच, गुड्डू बमबाज कहें, गुड्डू माफिया कहें, उसे कई नामों से पुकारा जाता है। गुड्डू भाईजान, बिरयानी वाला, उसे कई नाम है, आपसे बता दें उसका नाम। राहुल गुड्डू के और नाम जो भी हों, लेकिन जो गुड्डू बमबाज नाम है, तो आपको याद होगा 80-90 के दशक में इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी हो चाहे, तो एक ट्रेंड चला था बम का। झोले में वहाँ झगड़े होते, झोले में आदमी कोई भी होता था, बम लेके जाता था, मारने लगता था। तो ये छात्र संघ से ही वहाँ चल रहा है। तो ये नाम उसको गुड्डू बमबाज वहाँ से मिला, क्योंकि ये बनाने में शातिर था, बनाता था और खुद चलाता था, तो इसको गुड्डू बमबाज कहा जाता है इसीलिए। जी जी जी, आपसे बता दो, चांद बाबा के साथ था। चांद बाबा छात्र नेता के गढ़ में थे, नेता भी थे। तो कहीं ना कहीं चांद बाबा की ये जो बदौलत था, तो ये क्या करता था, ये इसके अंदर एक क्वालिटी थी कि ये कहीं ना कहीं सामान लगता था बम का। बम दिखा करके छात्रों की लड़ाई आपस में, क्योंकि यहाँ पे जो सोची है, जो यहाँ पढ़ाई के मामले में कहें तो प्रयागराज सबसे फेमस है। प्रयागराज के दूर दूर
अन्य राज्यों से और कहीं बाहर के देशों से बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। और लेकिन यहाँ जब पढ़ने आए तो छात्र संघ में गए तो ये गुड्डू बमबाज क्या करता था, तो बम बनाता था, बना के फेंक देता था, आदमी उसे दहशत था। तो इसीलिए से गुड्डू माफिया कहें, गुड्डू बमबाज कहने लगे कि बहुत ही बड़ा शूटर और बहुत ही, और इसका जो कहते हैं जिगरा कहें या तो इसे सा कहें, जिगरा नहीं कहेंगे, इसे कहीं ना कहीं खादी के संरक्षण था। खादी के जी साथ साथ राहुल आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या अपडेट है गुड्डू मुस्लिम का, कुछ अभी तक अपडेट है, या शाइस्ता परवीन का कुछ पता है, या इनाम बढ़ाने की जो तैयारी हो रही थी क्या बढ़ाया गया? जी आपसे बता दें, गुड्डू मुस्लिम का जो लोकेशन अभी कुछ क्षणों में लोकेशन वो बदलता रहता है, पुलिस के हत्ते चढ़ता नहीं, क्योंकि दिमाग से भी और बमबाज जैसे है वैसे वो काम भी कर रहा है। फिलहाल वो जगह जगह पे लोकेशन चेंज कर देता है। तो शाइस्ता का जो इनाम है, इनाम की राशि आज शाम तक क्लियर हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, क्योंकि पुलिस की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, पुलिस ढूंढने में नाकामी दिखा रही है। तो अब छूटेगा तो नहीं, पुलिस से कोई बचा नहीं है, क्योंकि सरकार चाहती है कि गुंडा माफिया अंदर हो, तो चाहे जो गुंडा हो, सब आज की डेट में सब सिलेंडर हो चुके हैं। जो नहीं हुए हैं वो तख्ती टांग के आगे सिलेंडर हुए हैं। तो गुड्डू क्या कहे, शाइस्ता क्या करें, लेडी डार बनना चाहती है। सबसे बड़ी बात है वर्चस्व की लड़ाई, प्रयागराज में कहें या अन्य जिलों में कहें, उत्तर प्रदेश में यही है सबसे बड़ी बात, वर्चस्व की लड़ाई कि मैं अतीक अहमद बनना चाहता हूं। लेकिन अब ये सब जान गए हैं अतीक अहमद के साथ, असद के साथ जो घटना घटी है, तो कहीं ना कहीं अतीक असद के बाद जो और छोटे मोटे गुंडा थे आज वो सिलेंडर हो चुके हैं। गुड्डू की क्या है, गुड्डू भी कहीं ना कहीं होगा, उसे पुलिस खंगाल निकालेगी, ये भी पूरी टीम लगी है। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने आदेश दिया है कि गुड्डू बमबाज को कहीं ना कहीं से पकड़ा जाए, और जो लेडी डॉन है वो भी, उनका जो इनाम इसीलिए बढ़ाया गया है कि इनाम बढ़ा दिया जाए। पहले वो भी राहुल कहा जा रहा है कि अशरफ को जो इनकाउंटर हुआ तो पता बताने वाला गुड्डू मुस्लिम था, कितनी सत्यता है इसमें? जी ये सूत्रों के मुताबिक मालूम चला है कि बताने वाला वही है, पर लेकिन जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम कहें या किसी को ये कहना उचित नहीं है कि गुड्डू मुस्लिम के मुंह से ही प्रशासन निकलवा लेगी, क्योंकि प्रशासन ताबड़तोड़ रोज नए नए ठिकाने बदलता है। रोज सूचना आती है कि गुड्डू आज यहाँ पर है, झारखंड आज असम में है, आज झारखंड में, आज छत्तीसगढ़ पहुंच गया, तमाम तरह से। चले खैर फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता जो बता रहे थे कि पल पल की अपडेट नज़र रखे हुए हैं। शाइस्ता परवीन का अभी तक सुराग नहीं लगा है, वहीं गुड्डू मुस्लिम भी फरार है। और लाइव न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।